नमस्कार प्यारे मित्रों एवं बच्चों। सर्वप्रथम YouTube के इस शैक्षणिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह वीडियो BA, BSc, BCom, BHSC द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक भाषा एवं संस्कृत है पर आधारित है। इसी के प्रथम इकाई के दूसरे शीर्षक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता जागो फिर एक बार पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो 3 भागों में होगा, अर्थात इस वीडियो के सर्वप्रथम भाग में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय की बात करेंगे। दूसरे वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जागो फिर एक बार की व्याख्या देखेंगे और तीसरे वीडियो में इस पूरे व्याख्यान पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी की व्याख्या करेंगे। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय अर्थात उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उनके पिताजी थे, कौन माताजी थे, उनका क्या मूल नाम था। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको देखना है कि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। जन्म था 1899 ईस्वी में। जन्म स्थान है बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। मेदिनीपुर जिला में हुआ था। यद्यपि कि इनका जो पैतृक आवास है अर्थात इनके जो पिताजी का आवास था वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक स्थान है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि निराला का जन्म और स्थान कहाँ था, तो निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिला में हुआ था और जन्म तिथि उनकी थी बसंत पंचमी को। जन्म तिथि थी बसंत पंचमी को। वसंत पंचमी को उनकी जन्म तिथि थी। बसंत निराला जी को इतना प्रिय था कि उन्होंने इसी के आधार पर स्वयं को वसंत का अग्रदूत कहा था। स्वयं को वसंत का अग्रदूत कहा था। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता थे राम सहाय त्रिपाठी। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और ये मेदिनीपुर रियासत के यहाँ के राजा के यहाँ सूबेदार के पद पर कार्य किया करते थे। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी का मूल नाम था सूरज कुमार। इस मूल नाम के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था उनकी जो माताजी थी वह रविवार का व्रत रखती थी और रविवार के दिन सुबह के समय पैदा होने के कारण उन्हें सूर्य कुमार कहा जाता है। और जो दूसरा कारण था वह है कि माताजी सूर्य का व्रत रखती थी, उनके कारण से इनका जन्म हुआ, इसलिए सूर्य के नाम पर उनका सूर्य कुमार नाम हुआ। बाद में अपने इस सूर्य कुमार नाम को सूर्यकांत त्रिपाठी ने स्वयं बदल दिया, अपने नाम को बदल करके उसको सूर्यकांत कर दिया,
कि मैं सूर्य का कुमार न हो करके उनका स्वामी हूं, न कि उनका पुत्र हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल रियासत के मेदिनीपुर जिला में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था और उनका मूल नाम सूर्य कुमार था। इनकी जब ये 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष की अल्प आयु में ही 3 वर्ष की अल्प आयु में इनकी माताजी का निधन हो गया। अल्प आयु में माताजी का निधन हुआ और 20 वर्ष की आयु में, जब ये 20 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का भी निधन हो गया। और 20 वर्ष की आयु में पिताजी का निधन हो गया। पिताजी का निधन हो गया। इनकी जो प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा थी, जो प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा, इनकी प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा कहां से हुई थी? क्योंकि पिताजी बंगालपुर के मेदिनीपुर जिले में थे, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मेदिनीपुर जिले से हुई थी। बाद में आगे चल करके माताजी के निधन हो जाने के कारण, ज्यादा इनके ऊपर घर गृहस्थी का भार आ जाने के कारण स्कूली शिक्षा आगे न चल पाई और ये स्वाध्याय के माध्यम से 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान, तो इनको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। भाषा का स्वाध्याय द्वारा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है, तो यहां तक हमने देख लिया कि 3 वर्ष की अल्पायु में ही माताजी का निधन हो जाता है और 20 वर्ष की आयु में पिताजी का निधन हो जाता है। इनकी प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा जो है वो मेदिनीपुर जिले से होती है, लेकिन आगे स्कूली शिक्षा न ग्रहण करके वो स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी एक मनोहरा देवी नाम की युवती से हो जाती है, जिसकी प्रेरणा से ही आगे चलकर निराला जी हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। तो इनका विवाह जो है, 15 वर्ष की अवस्था में मनोहरा देवी से होती है। मनोहरा देवी से हो जाता है, अर्थात इनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी। इनकी पत्नी कौन थी? मनोहरा देवी थी। इनकी इस पत्नी से इनको एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्री जो है वह साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सरोज। और इसी पुत्री के निधन के उपरांत निराला जी जो है, इन्हीं की याद में हिंदी साहित्य का जो पहला शोक गीत है वो सरोज स्मृति लिखते हैं। सरोज स्मृति, क्योंकि ये भी सरोज भी जो है वो बड़ी अल्पायु में ही इनका निधन हो जाता है। और पुत्री जो थी सरोज थी और इनके एक पुत्र थे रामकृष्ण और एक पुत्री थी सरोज। होता क्या है, इनके ऊपर शुरुआत से लेके ही इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। 3 वर्ष की आयु में आपने देखा कि माताजी का निधन हो गया, 20 वर्ष की आयु में पिताजी का निधन हो गया, 15 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई और 1918 ईस्वी में इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो जाता है। इनकी पत्नी मनोहरा
देवी का भी निधन हो जाता है। मनोहरा देवी का निधन हो जाता है। तो शुरुआत से लेके अब तक इन्होंने इतनी मृत्यु देखी थी कि उस मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद ये एकदम व्याकुल हो जाते हैं, बौखला से जाते हैं और बड़े उदास रहने लगते हैं। बाद में इसी उदासी को लिए हुए लखनऊ आते हैं, वहां से जो है साहित्य रचनाएं शुरू करते हैं। और यही जो मनोहरा देवी हैं, इन्हीं की साहित्यिक प्रेरणा से हिंदी में लिखना प्रारंभ करते हैं। साहित्यिक प्रेरणा से हिंदी में लेखन कार्य का आरंभ, हिंदी में लेखन कार्य का आरंभ करते हैं। हिंदी में लेखन कार्य का आरंभ किसकी प्रेरणा से करते हैं? मनोहरा देवी के प्रेरणा से करते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि 19 वर्ष की अवस्था में सरोज जब 19 वर्ष की रहती है तब उसका भी निधन हो जाता है और उसी की याद में निराला जी सरोज स्मृति नामक हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत लिखते हैं। इस तरह जीवन भर इतने झंझावातों को झेलते हुए अंत में प्रयागराज में साहित्य रचना करते हुए निराला जी भी अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात उनका निधन जो है, निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1961 को 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हो जाता है। इलाहाबाद और इसी का वर्तमान नाम जो है वो प्रयागराज है। वर्तमान प्रयागराज में हो जाता है। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो साहित्यिक यात्रा थी वह कहां से शुरू हुई, कौन सी इनकी पहली रचना है, कौन सा इनका प्रथम संग्रह है और आगे कौन कौन सी रचनाएं हैं। क्या इन्होंने केवल काव्य ही लिखा या अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है, तो इसकी थोड़ी सी हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो हमने निराला जी का संपूर्ण व्यक्तित्व देख लिया है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का थोड़ा सा हम कृतित्व देख लेते हैं। कृतित्व का मतलब है कि उनकी रचनाएं, उन्होंने कितनी कृतियों की रचना की, कितनी रचनाएं लिखी है। तो जब हम सबसे पहले उनकी देखते हैं कि सबसे पहली प्रथम कविता कौन सी है, तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पहली कविता है वो है जूही की कली। जूही की कली जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है और इसे निराला जी स्वयं अपनी प्रथम कविता मानते हैं और निराला जी को किसका मुक्त छंद का प्रणेता भी माना जाता है। मुक्त छंद का प्रणेता यानी साहित्य में पहले जो रचनाएं होती थी वो वर्णिक या मात्रिक छंदों के बंधनों में बंधकर होती थी, लेकिन निराला जी ने उन परंपरा से चली आती हुई छंदों की परंपरा को तोड़ा है और जो उसमें मात्रा या वर्णों की एक व्यवस्था होती थी उसको हटा करके छंद का मुख्य लक्षण जो था वो गेयता मानते हैं। उसमें गेयता होनी चाहिए, वो नहीं समाप्त होनी चाहिए और इसी गेयता के आधार पर वो मुक्त छंद की स्थापना करते हैं और जो मुक्त छंद की पहली रचना है वो जूही की कली है। तो मुक्त छंद की प्रथम रचना भी कौन सी है? जूही की कली। मुक्त छंद की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली है जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जूही की कली। तो इस तरह जो 1916 के समय में जो निराला जी की जूही की कली आती है वह अगर हम हिंदी के ऐतिहासिक विकास दृष्टिकोण से देखें तो यह जो समय था वह छायावाद का समय था। इस समय छायावाद की शुरुआत हो रही थी। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, उसी से छायावाद की शुरुआत मानी जाती थी और निराला भी इस युग में रचनाएं करते हैं। इसीलिए जो छायावाद है उसके चतुर्थ स्तंभों में सर्वाधिक प्रमुख रूपों में निराला की गणना
की जाती है। तो जैसा हमने कहा कि छायावाद के चतुर्थ स्तंभों में, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में सबसे प्रमुख जयशंकर प्रसाद है, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा है। ये उनके चतुर्थ स्तंभों में से एक है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं निराला जी की। तो यही हम देखते हैं कि निराला को अगर ऐसे प्रश्न आए कि निराला किस वाद के कवि हैं या किस युग के कवि हैं, तो निराला मुख्यतः छायावाद के कवि हैं, फिर प्रगतिवाद के कवि हैं, छायावाद के बाद प्रगतिवाद युग आता है उसके भी कवि हैं, और तीसरा आता है प्रयोगवाद। और जो प्रयोगवाद के संस्थापक हैं, जिन्होंने प्रयोगवाद का चलन शुरू किया था, अज्ञे जी, उन्होंने स्वयं जो है निराला को कहा है कि वो सबसे बड़े प्रयोगवादी कवि रहे, वो अपनी रचनाओं में निरंतर प्रयोग करते रहे हैं। इस प्रकार हिंदी के प्रथम प्रयोगवादी अगर कभी कोई है तो वो निराला है। तो इस तरह से ऐतिहासिक विकास दृष्टिकोण से निराला छायावाद में भी रचनाएं करते हैं, प्रगतिवाद में भी रचनाएं करते हैं और प्रयोगवाद में भी रचनाएं करते हैं। आगे हम देखते हैं उनकी जो प्रथम कविता है वो जूही की कली 1916 ईस्वी में हुई। मुक्त छंद के प्रणेता भी वही हैं और मुक्त छंद की प्रथम रचना जूही की कली है। तो अगर प्रथम कविता जो है वो जूही की कली है, तो प्रथम काव्य संकलन उनका कौन सा है? तो निराला जी की प्रथम कविता जिसमें एक कविता होती है वह जूही की कली है, लेकिन प्रथम काव्य संकलन उसमें उनके समय समय पर लिखी गई अनेक कविताओं का संकलन समूह है। तो प्रथम काव्य संकलन जो उनका है वह है अनामिका, जो 1923 में लिखी गई। प्रथम काव्य संकलन अनामिका है जो 1923 ईस्वी में आई। पहला काव्य संकलन उनका था अनामिका 1923 में। दूसरा आता है परिमल, दूसरा काव्य संग्रह है उनका परिमल जो आता है 1930 ईस्वी में। पहला काव्य संग्रह अनामिका 1923, दूसरा काव्य संग्रह परिमल 1930, तीसरा आता है गीतिका, तीसरा काव्य संग्रह है गीतिका जो आता है 1936 ईस्वी में। इस प्रकार वो उनके जो सर्वाधिक प्रमुख 3 रचनाएं थी, काव्य रचनाएं, काव्य संकलन थे अनामिका, परिमल, गीतिका। ये तीनों जो रचनाएं थी वो किस प्रकार की थी? छायावादी रचनाएं थी। तीनों जो है वो छायावादी रचनाएं थी। और इसी 36 से लेकर के 42 तक निराला ने 3 लंबी कविताएं लिखी हैं। और वो 3 लंबी कविताएं इतनी अच्छी कविताएं हैं कि माना जाता है कि अगर निराला के सारे साहित्य को एक तरफ और इन 3 कविताओं को हम एक तरफ रख दे तो निराला इन्हीं 3 कविताओं के माध्यम से साहित्य में उतने ही प्रासंगिक, उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितना इस संपूर्ण साहित्य को लिख कर भी हैं। और वो 3 कविताएं हैं जो उन्होंने सबसे पहले लिखा है माँ सरस्वती की वंदना वरदे वीणा वादिनी। दूसरी कविता है निराला की बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो राम काव्य परंपरा में भी हमने आपको बताया था कि कृतिवास रामायण के आधार पर उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी है, तो वह कविता है। और तीसरी कविता है जो अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि उनकी पुत्री जो सरोज थी उसकी याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा, जो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो अगर इनकी इन्हीं 3 रचनाओं को रख लिया जाए तो भी निराला उतने ही प्रासंगिक, उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितने पूरे साहित्य के कारण। तो छायावादी रचनाओं के बाद हम उनकी इन्हीं 3 लंबी कविताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे कि कौन सी उनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो इनकी 3 कविताएं हैं। सबसे पहले जो है राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में आती है। फिर उनकी दूसरी है तुलसीदास, तुलसीदास एक उनकी लंबी कविता या खंड काव्य के रूप में है जो 1938 ईस्वी में आता है, 1938 ईस्वी में। और
एक रचना जो सरोज स्मृति है वो 1935 ईस्वी में आती है। सरोज स्मृति, सरोज की स्मृति में लिखा गया काव्य है जो 1935 ईस्वी में आती हैं। तो ये तीन इनकी लंबी लंबी कविताएं हैं। फिर एक उनकी बड़ी लंबी ही कविताओं में प्रसिद्ध है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता नाम ही ऐसा है। ये लंबी कविता है जो प्रगतिवाद से संबंध रखती है, पूर्णतः यह प्रगतिवादी कविता है। फिर इसी समय में उनके कुछ संकलन आते हैं। अड़िमा काव्य संकलन है। अड़िमा जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अड़िमा, इसी में उनका अर्चना और सांध्य काकली है। अर्चना उनका एक बड़ा प्रसिद्ध संकलन है, उसी समय का है, प्रगतिवादी है, जो कब आया था? 1950 ईस्वी में। अर्चना 1950 ईस्वी में। और इनका अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली। अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली, जो इनके मृत्युपरांत, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1961 में हो चुकी थी, लेकिन यह रचना इनके मृत्युपरांत 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन रचनाओं का जो मुख्य आधार है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है निराला की साहित्य साधना। तो निराला की जीवनी है, निराला की जीवनी जिसे लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी है, रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना के नाम से। निराला की साहित्य साधना के नाम से लिखी है। 3 भागों में आई हुई है, जिसमें निराला से संबंधित सबसे प्रामाणिक, सबसे व्यवस्थित जानकारी इसमें मिलती है। वहीं से इन रचनाओं का उल्लेख लिया गया है। अब चूंकि निराला केवल काव्य रचनाएं नहीं किए हैं, उन्होंने और अन्य उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, निबंध संग्रह भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। तो इस प्रकार जो उन्होंने अन्य रचनाओं पर भी अपनी कलम चलाई है, अन्य विधाओं पर भी अपनी कलम चलाई है, तो थोड़ा सा उस रूप को भी देख लेते हैं। तो उपन्यास एक तो बड़ी खराब परंपरा चलती है कि हम लिखते हैं उपन्यास, लेकिन पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं उपन्यास, न का द्वित्व कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण है उपन्यास। और इस उपन्यासों में सबसे पहले उनका उपन्यास आता है अप्सरा। अप्सरा जो 1931 ईस्वी में आता है। अप्सरा 1931 ईस्वी में। उसके बाद अलका है 1932 ईस्वी में। अलका 1932 ईस्वी में। अप्सरा है 1931 ईस्वी में। अलका है 1932 ईस्वी में। प्रभावती और निरूपमा दोनों हैं 1936 ईस्वी में। प्रभावती और निरूपमा दोनों हैं 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। तो उनके 4 प्रमुख उपन्यास हैं। अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1932 ईस्वी और प्रभावती तथा निरूपमा दोनों है 1936 ईस्वी में। अगला है चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ और एक उपन्यास है बिल्हेसुर बकरिया, जिनका नाम याद कर लीजिएगा, सन बहुत जरूरी नहीं है। बिल्हेसुर बकरिया नाम भी बड़ा हास्यास्पद है, बिल्हेसुर बकरिया। तो ये इनकी उपन्यास रचनाएं हैं, जिसमें अप्सरा 1931 ईस्वी है, अलका 1932 ईस्वी है, प्रभावती और निरूपमा दोनों 1936 ईस्वी है, चोटी की पकड़ है और बिल्हेसुर बकरिया है, जो इनके मुख्य उपन्यास हैं। इसके बाद इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। इसके बाद हम इनके देख लेते हैं कहानी संग्रह और निबंध संग्रह। 2 रचनाएं हमको और देखनी है। तो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, और अगला होगा निबंध संग्रह। कहानी संग्रह में है लिली, सुकुल की बीबी। कहानी संग्रह है लिली, शुकुल की बीबी, सखी, चतुरी चमार,
चतुरी, लिली सुकुल की बीबी, सखी, चतुरी चमार, ये इनकी 4 प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और अंतिम है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, तो इनके 2 प्रमुख निबंध संग्रह हैं, एक है प्रबंध प्रतिमा और एक है चाबुक। तो पहला है चाबुक, दूसरा है प्रबंध प्रतिमा। प्रबंध प्रतिमा, पहला है चाबुक, दूसरा है प्रबंध प्रतिमा और एक है प्रबंध पद्म। प्रबंध पद्म, प्रबंध पद्म, तो ये 3 इनके निबंध संग्रह हैं। और 2 चीजें हैं कि इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो पत्रिका के रूप में उन्होंने समन्वय का संपादन किया है, समन्वय का संपादक रहे हैं, और सबसे प्रमुख वो मतवाला के संपादक रहे हैं। सर्वाधिक प्रमुख अगर देखा जाए तो संपादकत्व उनका मतवाला का है, और मतवाला का संपादक होने के बाद ही उनको निराला का नाम रामधारी सिंह दिनकर ने दिया था। तो निराला का नाम उनको किसने दिया था? जो निराला की उपाधि थी, वह निराला की उपाधि में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा दी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जो निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व था उसका सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चूंकि यह आपके कोर्स में लगा हुआ वीडियो है, इससे आपको लाभ न हो यह हो नहीं सकता है। और आज के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगला इसका सेकंड पार्ट कल के दिन में आ जाएगा, जिसमें आपको इनकी कविता जागो जागो फिर एक बार की संक्षिप्त व्याख्या दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।